हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैन रोजगार क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं और हमारी क्लास आज केमिस्ट्री की है। और केमिस्ट्री की क्लास हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सभी सब्जेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए केमिस्ट्री का हमारा जो अगला क्लास है ये लेसन 5 है, अम्ल क्षार एवं लवण तथा पीएच विलयन रेडियो सक्रियता। इसमें विभिन्न क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। और जो उसके ऑप्शन आएंगे उस ऑप्शन पर भी जो भी उसके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिरके में खट्टे स्वाद का क्या कारक है। यानी कि जो सिरका होता है वो सिरके में खट्टापन क्यों होता है, सिरके में खट्टापन का क्या कारण है, सिरके में खट्टापन का क्या कारण है। ठीक, सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है। तो सिरका जो होती है, ये सिरका पहले हम समझते हैं विभिन्न प्रकार के जो अम्ल जो होते हैं वो कौन कौन से अम्ल हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं अम्ल। इधर हम लिख लेते हैं अम्ल के बारे में, कौन कौन से अम्ल हैं, और इधर कौन कौन से पदार्थ हैं जिसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। इधर हमने लिखा पदार्थ और इधर लिखा हमने अम्ल। अब बात आती है सिरका के बारे में। तो सबसे पहले हम सिरका का लेते हैं। तो सिरके में जो खट्टा स्वाद होता है सिरका में हमारा पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, सिरका। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जो हमारा अचार होता है, जो हमारा चटनी होता है, नहीं अचार होता है, चटनी होता है, अचार चटनी, ये सब में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल हमारा पाया जाता है। एसिटिक हमारा एसिड इसमें पाया जाता है, नहीं। एसिटिक इसमें एसिड हमारा पाया जाता है। चलिए अगली चीज हमारी आती है एसिटिक के बाद दूसरा हम लेते हैं इसमें लैक्टिक अम्ल। ये जो हमारा लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल ये किस में पाया जाता है। तो जो हमारा खट्टा दूध होता है, जो हमारा खट्टा दूध होता है, खट्टा दूध, खट्टा दूध, या मान लीजिए दही, इसमें हमारा कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा इसमें हमारा दिया है टार्ट्रिक अम्ल। ये टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये जो हमारा टार्ट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये टार्ट्रिक अम्ल जो है ये हमारा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल ये हमारा पाया जाता है इमली में। किसमें, इमली में, ये पाया जाता है हमारा इमली में। इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल। साथ में अगर हम बात करते हैं इमली के बाद अगर दूसरी हम बात करते हैं तो हमारे जो अंगूर होते हैं उस अंगूर में भी हमारा क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, नहीं। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें हमारा साइट्रिक अम्ल। ये साइट्रिक अम्ल हमारा किसमें पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल जो है ये हमारा पाया जाता है नींबू में, संतरा में, नींबू, संतरा, ये सब बाबू याद रखिएगा, ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा हमारा एसिड पाया जाता है, कौन सा हमारा अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में, अचार में और चटनी में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जो खट्टा दूध होता है, दही होता है, उसमें पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू में, संतरा में, इसमें हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेब के बारे में, सेब में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है,
मैलिक। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। सेब में हमारा मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है? तो जो हमारे टमाटर होते हैं, जो हमारे पालक होते हैं, उसमें कौन सा पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर, पालक, इसमें कौन सा पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये विभिन्न हमारे अम्ल हैं, एसिड हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग साथ में क्वेश्चन के साथ आप लोग बताएंगे ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन देते रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हम इधर समझाएंगे, आप लोग इधर आंसर इस पर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए, सिरके में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? हमने पढ़ा था सिरका जो होता है, सिरका में कौन होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इन तीनों विकल्प में हमारा एसिटिक अम्ल नहीं दिया है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? डी। क्या आंसर हो गया? डी। ठीक, इसको याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल सिरका, अचार, चटनी। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध और दही में। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में। मैलिक अम्ल सेब में। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर और पालक में। ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल स्रावित होता है, कौन सा अम्ल बहता है? तो ये हमारे 4 अम्ल दिए हुए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए हमारे पेट के अंदर इसमें कौन से अम्ल होते हैं? चलिए, तो हमारे पेट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पेट के अंदर ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए इसको समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, अम्ल, इसको हम कहते हैं HCl। नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये HCl हमारे पेट के अंदर स्रावित होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? हमारे एग्जाम में पूछता है पीएच वैल्यू। इसका पीएच वैल्यू की बात करें, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका पीएच वैल्यू 1.5 से लेकर कितना तक होता है? 2 तक होता है। 1.5 से 2 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के अंदर आखिर इसका काम क्या है? ये काम क्या करता है? तो याद रखिएगा, ये हमारा भोजन को पचाता है। क्या करता है? भोजन को पचाता है, भोजन को पचाता है। और ये क्या करता है? इसके अलावा जो हमारे खाने में जो जीवाणु आए हैं, बैक्टीरिया अलग से आए हैं, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। नहीं, क्या करता है? जीवाणु को नष्ट, जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। नहीं, चलिए, जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, इसमें और जो हमारे ऑप्शन आए हैं, इन ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। एक हमारा कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, H2SO4। और ये जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम केमिकल का राजा कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल। इसका दूसरा नाम क्या है? H2SO4 को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, यानी केमिकल का राजा, रसायनों का राजा। नहीं, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, यानी कि कशिश का तेल। इसे क्या कहा जाता है? कशिश का तेल,
कशिश का तेल। ठीक, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। इसे किंग ऑफ केमिकल या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल जो है इसका सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3। HNO3, ये जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहां होता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है याद रखिएगा उर्वरक में होता है। कहां होता है, उर्वरक में होता है, फर्टिलाइजर में होता है, नहीं। और ये जो हमारा फास्फोरिक अम्ल है, ये फास्फोरिक अम्ल का इसका सूत्र क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल का, ठीक, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। ये इसका सूत्र होता है, किसका होता है, फास्फोरिक अम्ल का। और ये जो हमारा फास्फोरिक अम्ल है, इस फास्फोरिक अम्ल का यूज हम कहां करते हैं, तो जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसमें फास्फोरिक एसिड का यूज होता है। इसका यूज कहां होता है, टूथपेस्ट में इसका यूज होता है। ये फास्फोरिक एसिड का यूज कहां होता है, टूथपेस्ट में यूज होता है, यानी कि टूथपेस्ट। अच्छा, इसका जो होता है हमारा फास्फोरिक एसिड, जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो हमारे दांत साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, फास्फोरिक एसिड का यूज करते हैं। ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर द्वारा प्रयोग, नहीं। इसके अलावा जो जंग धब्बे होते हैं, जंग धब्बे छुड़ाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम फास्फोरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक, तो इनको याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जिसको हम HCl कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.5 से लेकर 2 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। अगली चीज, ये भोजन को पचाता है और साथ में जीवाणु को ये क्या करता है, नष्ट करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4। और इसका मेन यूज कहां होता है, तो जो हमारे बैटरी होते हैं, बैटरी में कौन सा हम डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ठीक, और इसको जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, यानी रसायनों का राजा, या ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल, किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का, तो इसका सूत्र HNO3, और कहां उपयोग होता है, उर्वरक में, फर्टिलाइजर में। और अगर फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं, तो फास्फोरिक एसिड का हमारा कहां प्रयोग होता है, टूथपेस्ट में उपयोग होता है, नहीं। और इसका सूत्र क्या होता है, H3PO4, और इसका डॉक्टर द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, खैर हमारा क्वेश्चन में था कौन सा पेट में स्रावित होता है, कौन निकलता है पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो जीवाणु को नष्ट करेगा और भोजन को पचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। क्षारीय भूमि, क्षारीय भूमि क्या होती है, तो वैसा लैंड जिसमें पीएच वैल्यू जो होती है 7 से ज्यादा हो। समझिए इन चीजों को, कितनी हो, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो, इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रकार के, एक होते हैं हमारे अम्ल, एक होता है हमारा क्षार, और दूसरा हमारा होता है, तीसरा होता है लवण। अम्ल, क्षार और लवण, ये जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है आपका 7 से कम। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम। और जो क्षार होते हैं इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से अधिक। इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, पीएच वैल्यू 7 से अधिक। और जो लवण होते हैं इसका पीएच वैल्यू हमारा कितना होगा, 7। कितना होगा पीएच वैल्यू, 7। अगली चीज इसमें समझिएगा कि ये जो हमारा, अगर मान लीजिए किसी मिट्टी में अगर क्षारीयता की मात्रा उसमें ज्यादा है, यानी उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है,
तो अगर वो ज्यादा अगर क्षारीय है तो वो हमारी भूमि जो है उपजाऊ नहीं हो पाती है, उसमें किसी चीज को हम उपजा नहीं सकते हैं जल्दी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्षारीय भूमि में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। देखिए क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है किसके प्रयोग द्वारा, जिप्सम के प्रयोग द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं, इसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये जो जिप्सम होता है, ये जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इसका नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट। इसी को हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। नहीं तो ये जो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम है, इसका हमारा सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 इंटू 2H2O। याद रखिएगा ये हमारा किसका सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन कि कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है सूत्र। तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र CaSO4 2H2O। नहीं, अब ये जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम है, इसका उपयोग अन्य जगह भी होता है। अन्य जगह इसका हम कहां कहां प्रयोग करते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर हम बनाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, जिप्सम का। इसके अलावा उर्वरक में भी इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, खैर हमारा इसमें क्वेश्चन था कि क्षारीय भूमि को कैसे सुधारा जा सकता है। तो क्षारीय भूमि में जिप्सम का हम प्रयोग करते हैं मिट्टी में। क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए। नहीं, ज्यादा क्षारीय है तो वो भूमि हमारे लिए उपजाऊ नहीं है, यानी उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके पीएच वैल्यू को हम डिक्रीज करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसमें जिप्सम मिट्टी में मिलाते हैं। समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एथेनॉल पर लिटमस का प्रभाव क्या होता है। कहता है जो हमारा एथेनॉल, सबसे पहले समझिए कि ये जो एथेनॉल होता है, ये एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल ये जो हमारा एथेनॉल है, ये जो हमारा एथेनॉल है, ये एथेनॉल को आम बोलचाल की भाषा में हम इसको शराब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शराब कहते हैं, शराब। दूसरा इसको एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल। नहीं, और ये जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, C2H5OH। नहीं, किसका सूत्र होता है, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। अब बात आती है ये जो हमारा एथेनॉल है, इस एथेनॉल को हम, अच्छा ये जो एथेनॉल एल्कोहल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो शराब होते हैं उसमें एल्कोहल की अधिक, किसी में अधिक मात्रा होती है और किसी में कम मात्रा होती है। यानी कि एल्कोहल की मात्रा कैसी होती है, अलग अलग होती है। नहीं, अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार की, तो इधर हम ले लेते हैं एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा की बात करते हैं तो अगर हम ले लेते हैं, सबसे पहले अगर हम बियर ले लेते हैं, बियर में अगर हम देखें तो बियर में हमारा एल्कोहल कितनी होती है, तो बियर में एल्कोहल अगर बात करते हैं तो लगभग 3 से 5% हमारी एल्कोहल होती है। और शैंपेन की बात करते हैं, शैंपेन में हमारी एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, तो शैंपेन में हमारी एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो लगभग 10 से 15% होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रांडी, अगर हम बात करते हैं ब्रांडी में एल्कोहल की मात्रा अगर कितनी होती है, तो ब्रांडी में हमारी एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो आपको होती है
40 से लेकर 50%। वहीं बात करते हैं रम। रम में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? ये लगभग होती है 45 से लेकर 55% के बीच। समझ में आई? तो ये जो एथेनॉल है, इसको आम बोलचाल की भाषा में हम शराब कहते हैं, नहीं, और इसको अल्कोहल दूसरा नाम, इसको नाम देते हैं। ये जो हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल जिसका C2H5OH सूत्र होता है, ये अल्कोहल जो है, ये विभिन्न प्रकार की हमारी जो शराब जो आती हैं, बियर हो गया, हमारी विस्की हो गया, रैम हो गया, शैंपेन हो गया, उसमें इनकी मात्रा अलग अलग होती है, नहीं। अच्छा, अब अगली चीज, ये जो हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल, ये एथेनॉल का पीएच मान कितना होता है? तो एथेनॉल का पीएच वैल्यू जो होता है, याद रखिएगा, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। कितना होता है इसका पीएच वैल्यू? 7। नहीं, अगर किसी चीज का अगर पीएच वैल्यू 7 होगी, उस समय वो कैसा होता है? वो उदासीन होता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है। ये हमारा कैसा है? उदासीन है, नहीं। अब बात करती है लिटमस पेपर पर। तो लिटमस पेपर पर अगर हम कोई चीज उदासीन है और उसको अगर लिटमस पेपर पर डालें, तो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं। यही चीज पूछ रहा है कि एथेनॉल पर लिटमस पेपर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिटमस पेपर का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस पेपर एथेनॉल के प्रति उदासीन होती है, तो इसका हमारा आंसर हो गया ए। नहीं, याद रखिएगा, जो अम्ल होती हैं वो अम्ल क्या करती हैं? लिटमस पेपर जो हमारी होती है, लिटमस पेपर को अगर वो नीला है तो नीला को कैसा कर देती हैं? लाल कर देती हैं। अम्ल, अम्ल क्या करती है? नीला से लाल। और दूसरी होती है क्षार, क्षार क्या करती है? लाल को नीला कर देती है। और वहीं बात करते हैं, अगर जो उदासीन है, यानी कि जिनका पीएच वैल्यू 7 है, वो क्या करेंगे? तो उससे उस पर लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं। तो यही क्वेश्चन था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? लिटमस पेपर एथेनॉल के प्रति उदासीन होता है। आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्णकार द्वारा सोने की चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? समझिए इसको। जो स्वर्णकार होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो सोना को साफ करने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें वो प्रयोग करते हैं HCl का। किसका प्रयोग करते हैं? HCl का। समझिए इसको। स्वर्णकार, सोना चांदी, सोना चांदी साफ करने के लिए, साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? HCl का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक। वहीं अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है, इसमें अगर हम नाइट्रिक अम्ल मिला देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक्वा रेजिया बन जाता है, नहीं। तो जो हमारे सोना चांदी जो होते हैं, जो उस पर परत बैठ जाती है, उसको साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। समझे? अब बात आती है, ये जो हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों को अगर मिला देंगे तो वो हमारा क्या बनता है? एक्वा रेजिया बनता है। जो आगे आएगा, आगे हम उसको समझेंगे। चलिए, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। स्वर्णकार द्वारा सोने चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला कहता है, लिटमस एक सुपरिचित अम्ल क्षारक सूचक है, यह किससे व्युत्पन्न होता है? अब समझिए, ये जो हमारा लिटमस है, ये लिटमस, ये किससे निकाला जाता है?
किससे बनाया जाता है लिटमस पेपर? तो याद रखिएगा, लिटमस पेपर जो होता है, ये जो हमारा लिटमस पेपर ये किस चीज से बनता है? ये निकाला जाता है लाइकेन से। किससे बनता है? लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। अब बात आती है, ये जो हमारा लाइकेन है, ये लाइकेन बनता कैसे है? तो समझिएगा, ये लाइकेन में दो चीज होते हैं। एक चीज होते हैं इसमें कवक, और दूसरी चीज इसमें होते हैं शैवाल। कवक और शैवाल होते हैं। किसमें होते हैं? लाइकेन में होते हैं। ये जो हमारा कवक है, ये कवक क्या काम करता है? तो हमारे जो खनिज जो है, जल है, वो क्या करता है? कवक उपलब्ध कराता है शैवाल को। नहीं, ये कवक क्या करता है? शैवाल को उपलब्ध कराता है। कवक क्या करता है? खनिज लवण, जल आदि शैवाल को उपलब्ध। ये शैवाल को क्या करते हैं? ये उपलब्ध कराते हैं कवक। अब उस शैवाल को उपलब्ध हो गया तो शैवाल क्या करेगा? शैवाल इससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता है? शैवाल करता है। नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण वो करता है शैवाल। तो एक ने खनिज लवण जल दिया शैवाल को, और शैवाल ने उससे क्या किया? खाना बनाया। तो इन दोनों के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? तो याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन दोनों के बीच कैसा संबंध पाया जाएगा? कैसा रिलेशन पाया जाएगा? तो इन दोनों के बीच अगर बात करें तो सहजीवी संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? सहजीवी संबंध पाया जाता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो हमारे लाइकेन है, ये लाइकेन हमारे वायु प्रदूषण के सूचक हैं। किसके सूचक हैं? वायु प्रदूषण के सूचक। वायु प्रदूषण के सूचक। कहने का अर्थ यह है कि जहां पर अगर वायु प्रदूषित होगी, वायु ज्यादा गंदी होगी, तो वहां पर हमारा क्या होगा? लाइकेन नहीं उगेगा। समझ में आई? और जहां का वायु अगर स्वच्छ होगा, वहीं लाइकेन उगता है। ठीक। अगली चीज, ये जो हमारी लाइकेन होते हैं, अगर मान लीजिए पेड़ के जो छाल पर उगती है, उसको कौन सा लाइकेन बोला जाता है? अगर पत्थर पर उगती है तो उसको कौन सा लाइकेन बोला जाता है? नहीं, तो जो हमारे अगर लाइकेन की बात करें, अगर वो पेड़ की छाल पर उगती है, पेड़ की छाल, अगर पेड़ की छाल पर उगती है, तो पेड़ की छाल पर, तो उसको हम कहते हैं कोर्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स। अगर पेड़ की छाल पर लाइकेन उगी तो उस लाइकेन को कहेंगे कोर्टिकोल्स। और अगर पत्थर पर उगी, पत्थर पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। कोर्टिकोल्स और सेक्सिकोल्स। अगर पेड़ पर जमती है, पेड़ की छाल पर कोर्टिकोल्स, पत्थर पर है तो सेक्सिकोल्स। समझ में आई? तो लिटमस पेपर क्या होती है? ये लिटमस पेपर जो होती है, ये हमारी लाइकेन से बनाई जाती है। और ये लिटमस पेपर जो होती है, लाल होती है, नीली होती है। इससे हम क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। ठीक। और ये जो हमारी लाइकेन होती है, ये किससे बनती है? कवक और शैवाल से मिलकर बनती है। और ये कवक क्या करता है? खनिज लवण उपलब्ध कराएगा, शैवाल उससे खाना बनाएगा। जहां पर वायु प्रदूषण होगा, वहां हमारा लाइकेन नहीं उगेगा। और ये लाइकेन जो होती है, अगर पेड़ की छाल पर उगी तो उस लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहेंगे, और पत्थर पर उगी तो उसको सेक्सिकोल्स कहेंगे। तो यहां पर वही हमारा पूछता है कि लिटमस एक सुपरिचित अम्ल क्षारक है, यह किससे बनता है? किससे ये उत्पन्न होता है?
तो हमने देखा कि लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। तो किससे बनता है? ये हमारे लाइकेन से बनता है। समझ में आई? चलिए, इसमें कुछ चीज और याद रखिएगा। ये जो हमारे कवक हैं, ये कवक से हमारे शरीर में बहुत सारे इससे फंगी से रोग भी होते हैं। नहीं तो कौन कौन से रोग हमारे कवक के कारण होते हैं ये आया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। कवक से रोग, इसका बाबू एक सूत्र याद रख लीजिएगा। वो सूत्र है खुद खाएं गंदा, खुद खाएं गंदा। इससे क्या होगा, आपका जितने भी कवक से होने वाले रोग हैं वो आ जाते हैं। खुद से हो जाएगा खुजली, खुद से हो जाएगा कौन? खुजली। द से हो जाएगा दामा, खा से हो जाएगा खाज, ए से हो जाएगा एथलीट फुट, गौ से हो जाएगा गंजापन, जो हमारा शरीर का बाल उड़ जाता है। दा से हो जाएगा दाद। तो ये सब किससे होने वाले रोग हैं? ये सब हमारे कवक से होने वाले रोग हैं। ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? इसमें कौन जो है जिससे होकर हमारा बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है? तो समझिए, ये जो हमारी बिजली, एक होती है सुचालक, सुचालक, और दूसरी होती है हमारी कुचालक। ठीक, तो ये जो सुचालक हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत प्रवाहित, इससे विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। उसे हम क्या कहते हैं? सुचालक। ठीक, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे? कुचालक। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, जिससे नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे? कुचालक। अगर हम कुचालक की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे पास जो अधातुएं होती हैं वो कैसी है? कुचालक। इसी प्रकार अगर हम लकड़ी ले लें तो लकड़ी हमारी विद्युत की क्या है? कुचालक है। वहीं अगर सुचालक की बात करते हैं तो जिससे होकर हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो हमारी क्या है? सुचालक है। जैसे में हो गया चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, नहीं, ये जितने भी धातु हैं इन सबसे क्या होगा? हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। नहीं तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है सुचालक है, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो कुचालक है। ठीक, सबसे अच्छा हमारा सुचालक अभी कौन माना जाता है? चांदी को माना जाता है। लेकिन चांदी बहुत ज्यादा महंगी होने के कारण हम किसका प्रयोग करते हैं? तांबा का प्रयोग करते हैं। तांबा यानी कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक, यही चीज इसमें पूछा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन से कुचालक हैं? कुचालक यानी जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, इन तीनों से हमारे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक, तो इसमें से किसमें नहीं हो सकती है? तीनों में हो सकती है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। नहीं, क्योंकि ये तीनों से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, और इससे क्या होगा? 4 तीनों से होगी, तो हमारा आंसर हो गया डी। समझ में आई? तो ये तीनों हमारे कैसे हैं? सुचालक हैं। नमकीन पानी, संतरे का रस और नींबू रस, ये तीनों कैसे हैं हमारे? ये हमारे सुचालक हैं। और यहां हमारा क्या पूछा है? कौन सा कुचालक है? तो तीनों सुचालक हैं। कुचालक में हमारा लास्ट में डी आ गया। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस उद्योग के बहिस्राव नदी जल की पीएच मान को कम करने के मुख्य कारण माने जाते हैं? उद्योग के बहिस्राव यानी कहने का अर्थ है उद्योगों से बाहर निकलना, अपशिष्ट जो उससे बाहर निकलता है, नदी की जल की पीएच मान को कम करता है।
कौन ऐसे उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, जो हमारे नदी का जो पीएच वैल्यू होता है उस वैल्यू को कम कर दे। ठीक, तो सपोज दैट मान लीजिए कि अगर इसमें हम देखें कौन सा कम करता है, डिस्टिल उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग, बैटरी विनिर्माण उद्योग। समझिए इसको कैसे। अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास पानी है, कैसा पानी है, मान लीजिए कि समुद्र का पानी है, समुद्री जल है। अगर हमारे पास समुद्री जल है, इस समुद्री जल में इसका पीएच मान कितना है, समुद्री जल का मान लीजिए पीएच मान है 8.4। 8.4 इसका क्या है, पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू है। ठीक, अब इसकी पीएच वैल्यू काफी ज्यादा है, एक प्रकार से 8.4 मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्षार हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब इस बेस को हम कम करना चाहते हैं, तो बेस को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको अम्ल मिलाना पड़ेगा, इसमें हमको एसिड मिलाना पड़ेगा। तो हमने इसमें क्या किया, एसिड मिलाया। जब इसमें हम एसिड मिलाते हैं, सपोज दैट ये हमने किसको डाला, एसिड को डाला। जब हम एसिड को डालते हैं तो बेस जो है उसकी जो वैल्यू है उसमें धीरे धीरे कर कर कमी आती है। तो वही चीज यहां पर पूछा है कि इसमें किसको डालने पर नदी के पीएच वैल्यू, पीएच मान कम होगा। तो इसमें हमने किसको डाला, सीसा बैटरी सेल। सीसा बैटरी सेल को हमने इसमें डाला, सीसा बैटरी सेल। ये सीसा बैटरी सेल जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा क्या है, एसिड है। और यहां पर हमारा पीएच वैल्यू ज्यादा है, तो पीएच वैल्यू ज्यादा को कम करने के लिए हमने क्या मिलाया, एसिड मिलाया। नहीं, तो इसीलिए इसमें याद रखिएगा कि नदी के जो पानी होते हैं उसमें अगर हम एसिड मिला देंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी पीएच वैल्यू में कमी आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल तपाए जाने पर क्या बनता है। समझिए, कॉपर सल्फेट, एक पहले चीज याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एक सूत्र याद रखिए, सजनी के हाफ सल्फेट, सजनी के हाफ सल्फेट, सजनी के हाफ सल्फेट, ये 100 से हो जाता है सफेद थोथा। इसको क्या कहते हैं, सफेद थोथा। सफेद थोथा को हम क्या कहते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या है, जिंक सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, जिंक सल्फेट। दूसरा है हमारा नौ, ये हमारा है नीला थोथा। क्या है, नीला थोथा। नीला थोथा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, किसका रासायनिक नाम है। हा से हो जाएगा हारा थोथा। क्या हो जाएगा, हारा थोथा। हारा थोथा को हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। ठीक, तो बात आती है, याद रखिएगा, सजनी के हाफ सल्फेट, सफेद थोथा को क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है, जिंक सल्फेट। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट और हरा थोथा को फेरस सल्फेट। ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का आता है कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का हमारा रंग कैसा है। पहले हमारा कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर, कॉपर हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग हमारा कैसा हो गया, नी से नीला थोथा, यानी कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है, नीला। ये कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है, इसका रंग है नीला। अब क्या होता है कि कहता है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तपाए जाने पर, अब हमने कॉपर सल्फेट को क्या किया, हीट किया। ये हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमारा कैसा था, नीला था। नहीं, अब हमने क्या किया, इसको हीट दिया। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये इसका अब रंग चेंज हो जाता है, और इसका रंग चेंज हो जाने के बाद इसका रंग कैसा बन जाता है, इसका रंग व्हाइट बन जाता है, उजला इसका रंग बन जाता है। नहीं, तो यही चीज पूछा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तपाए जाने पर क्या बनता है।
तो कॉपर सल्फेट को अगर हम उसको गर्म करेंगे तो नीला से वो क्या बन जाता है, हमारा श्वेत रंग, यानी कि व्हाइट कलर उसका बन जाता है। तो इसका श्वेत रंग का क्या बनेगा, लवण बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। पीएच वैल्यू इसमें पूछ रहा है, इसमें इसका क्रम दिए हुए है सीरीज, इस सीरीज का पीएच वैल्यू बताना है आपको। तो सबसे पहले समझिए पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू, ये जो हमारा पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू को हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को क्या कहेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि ये क्या बताता है, इसकी शक्ति के बारे में बताता है, नहीं इसकी क्या बताता है, शक्ति के बारे में बताता है। तो जिसका अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो इधर हम लिख लेते हैं अम्ल, इधर लिख लेते हैं क्षार, और इधर लिख लेते हैं लवण। तो अम्ल जो होती है, अगर अम्ल की बात करें पीएच वैल्यू, अगर अम्ल की पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पहले पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम। कितनी होगी, 7 से कम। क्षार की कितनी होती है, 7 से अधिक, 7 से अधिक। अब अगर हम बात करते हैं, अगर ये जो हमारी पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है और क्षार में अगर 7 से अधिक है, तो ये पीएच वैल्यू ये रिएक्शन करती है। ये रिएक्शन कर, अम्ल क्या करती है, रिएक्शन कर कर इसकी प्रतिक्रिया लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस पेपर को लें, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर को अम्ल क्या करती है, नीला से लाल कर देती है। याद रखिएगा, ये क्या करेगी, नीला को लाल, नीला को क्या करेगी, लाल कर देगी। और क्षार क्या करती है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। ये क्या करती है, लाल को नीला, लाल को कैसा कर देती है, नीला कर देती है, नहीं। तो ये जो होती है, अगर पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू 0 से लेके 14 तक, हाइड्रोजन जो होती है कहां से, 0 से लेके 14 तक, उसकी किसी भी चीज की उसकी एक पीएच वैल्यू होती है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसको अम्ल कहेंगे, और 7 से अगर ज्यादा है तो उसको हम क्षार कहेंगे, नहीं। तो यही पूछा है कि हमारा पीएच वैल्यू किसमें, इसको क्रम में बताना है कि सबसे कम किसमें है, फिर उससे ज्यादा किसमें है, उससे ज्यादा किससे है, उससे ज्यादा किसमें है। ठीक, तो पीएच वैल्यू की बात करते हैं, अगर लेमन की बात करते हैं, पहले इधर एक साइड में हम लिख लेते हैं पीएच वैल्यू, किसकी किसकी पीएच वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। पीएच वैल्यू अगर हम बात करते हैं नींबू का रस, नींबू का रस, अगर नींबू के रस में देखें तो नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। वहीं अगर बात करते हैं सिरका, सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है, सिरका का 2.4 होता है। ठीक, वहीं अगर बात करते हैं मानव मूत्र, मानव मूत्र, मूत्र की अगर हम बात करते हैं, मूत्र का हमारा पीएच वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूध, दूध का हमारा पीएच वैल्यू कितना होता है, तो दूध का हमारा पीएच वैल्यू 6.4 होता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं दूध के बाद हमारी लार, हमारी लार जो निकलती है, लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.5 होता है। ठीक, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं जो हमारी शुद्ध जल जो होती है, आसुत जल जिसको कहते हैं, शुद्ध जल, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। नहीं, शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। अगर मानव रक्त की बात करें, हमारा जो ब्लड है, हमारी ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, मानव रक्त,
मानव रक्त। अगर हमारे रक्त की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। नहीं, अगर समुद्री जल की बात करें तो कितना होता है? 8.4 होता है। समुद्री जल इसका कितना होता है? 8.4 होता है। इन सबको बाबू याद रखिएगा, ये चीज हमारी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं कॉफी के बारे में, कॉफी का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो कॉफी का पीएच वैल्यू 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं, इसमें कहता है निम्नलिखित में से पीएच का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नींबू के रस, तो नींबू का रस 2.2 हम लिखे हैं। इसके बाद रक्त का 7.4 है। उसके बाद कॉफी तो 5 नहीं, ये हमारा गलत हो गया। ठीक, अगला अगर बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? लगभग 10.5 के लगभग होता है, 10.5 के लगभग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका कितना होता है? इसका होता है 10.5 लगभग, 10.5 के लगभग। तो सबसे इसमें अगर बात करें अगला, तो इसमें हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बड़ा आएगा रक्त। गलत है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रक्त का पीएच वैल्यू कम होती है। अगला कहता है सी में सबसे पहले नींबू का रस, ठीक है 2.2। फिर कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर कॉफी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी में कहता है नींबू का रस, ये तो ठीक है, नींबू के रस का 2.2 होता है। कॉफी का 5 होता है। मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10.5 होता है। तो ये हमारा कितना कैसा हो गया? ये डी हमारा सही हो गया। समझ में आई? ये जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये हमारा बेस की तरह काम करती है। आइए इसको समझिए, ये कैसा काम करता है? ये हमारा बेस की तरह काम करता है। ये हमारा कैसा काम करता है? बेस की तरह काम करता है। जो हम खाते हैं हमारे पेट में, तो वो हमारे पेट में क्या है? हमारे पेट में HCl है। नहीं, ये हमारे पेट में HCl है। अब HCl हमारे पेट में है और हमको एसिडिटी हो जाती है, यानी ये हमारे पेट में क्या है? एसिड है, एसिड। अब अगर हमारे पेट में एसिड है तो इसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये इसका सूत्र होता है MgOH2। MgOH2 ये हमारा क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है। ठीक, अब ये दोनों को अगर हमारे पेट में एसिडिटी है, हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया है, तब ये दोनों क्या करेंगे? दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे और बेस यानी एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो ये दोनों अगर प्रतिक्रिया करें तो ये दोनों प्रतिक्रिया करके हमारा क्या बनाएंगे? तो प्रतिक्रिया करके ये जो हमारे बनाएंगे वो बनेगा MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। और साथ में हमारा क्या बनेगा? जल बनेगा H2O। ये MgCl2 क्या है? ये हमारा लवण है, यानी हमारा साल्ट है। नहीं, तो जो हम इनो लेते हैं, तो इनो हमारा क्या है? ये हमारा बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और एसिडिटी हमारे पेट में HCl है। दोनों ने अभी क्रिया किया तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, नहीं MgCl2। और साथ में क्या बनाया? हमारा जल बना। इसीलिए हम लोग को पेट में गैस होते समय हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। ठीक, चलिए तो आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।